ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेंसिटी वाला कंसेप्ट पूरा खत्म कर दिया। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब 0 डिग्री से 10 डिग्री की तरफ जाते हैं तो पानी के वॉल्यूम में क्या चेंजेस आता है और पानी की डेंसिटी में क्या चेंजेस आता है ना। वॉल्यूम का हमने स्ट्रक्चर बना करके देखा था वी की तरह, कि अगर हम 0 से 10 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो पहले वॉल्यूम घटता है, फिर 4 डिग्री पर आता है, मैक्सिमम होता है, मतलब घटते घटते मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद 4 डिग्री के बाद 10 डिग्री की तरफ वॉल्यूम बढ़ने लगता है। और वही डेंसिटी के लिए हम लोगों ने ऐसे उल्टा ए बना कर देखा था कि 0 से अगर 10 की तरफ जाना है तो पहले डेंसिटी बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, और 10 की तरफ जाते जाते फिर घटने लगेगी, है ना। तो अब हम चलते हैं, समझते हैं एक नया टॉपिक, इलास्टिसिटी। ठीक है, हालांकि इलास्टिसिटी हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया हुआ है लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, बट यहाँ वापस से समझते हैं। देखो इलास्टिसिटी होता क्या है। जैसे कि ये इमेज दिखाई दे रहा है कि भाई ने यहाँ अपनी उंगली में रबर का एक कोना फंसाया और एक कोना इसे खींच दिया, है ना। तो खींचने से इस रबर के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया। अच्छा, ये चेंज कैसे आया? ये जब इस उंगली से खींच रहा होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, है ना, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, और ये फोर्स कुछ पर्टिकुलर एरिया, रबर के किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगा, जहां पर उंगली में फंसाया है वहीं पर फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण ये रबर पूरा खींच गया, है कि नहीं। हाँ, अब अगर ये इस रबर में से अपनी उंगली निकाल लेता है तो ये रबर अपने आप कहाँ चली जाएगी? अपने ओरिजिनल पोजीशन में। यानी कि अगर मैं कहूं, मान लो कि ये ऐसा रबर थी नॉर्मल सिचुएशन में, उसके बाद इसने खींच करके इसको ऐसा कर दिया, तो जैसे ही ये फोर्स को रिलीज करेगा ये वापस से इसी सिचुएशन में आ जाएगी। ठीक है, कैसे आई? कैसे आई ये? क्योंकि जब इसने फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया, तो इस रबर के अंदर अपने आप में एक एनर्जी स्टोर हो गई जो इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बनाकर रखना चाहती। ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बनाकर रखना चाहती थी। ये दो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग फोर्स लगाने पर, ठीक है, फोर्स के लगाने पर जब स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। विकृति मतलब आकृति का चेंज हो जाना। कहते हैं ना, किसी कोई इंसान है, इंसान नॉर्मल कब दिखेगा? जब उसका हड्डी गुड्डी टूटा नहीं रहेगा, आंख सही सलामत रहेगी, कान ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर इंसान के बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम कहते हैं ना, वो क्या है, उसके अंदर एक विकृति आ गई है, विकृति आ गई है, डिफॉर्मेशन आ गया है ना। तो ये वर्ड क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? विकृति हिंदी में कहते हैं, लेकिन अगर समझाना रहेगा तो कैसे समझाएंगे? डिफॉर्मेशन, मतलब कि फॉर्मेशन का चेंज हो जाना। ठीक है, फॉर्मेशन का चेंज हो जाना। अच्छा, ये स्ट्रेन किसकी वजह से आया? फोर्स लगाने की वजह से। फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं स्ट्रेस। समझ में आया क्या? इस फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। इसको लाइव एग्जांपल के तौर पे अगर समझे तो कभी कभी जब इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसका दिमाग, मुंह, हर एक चीज का रंग रूप बदलने लगता है ना। तो स्ट्रेस हमारी बॉडी में एक तरीके का फोर्स पैदा करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। ऐसा नहीं कि सर जो है चेंज होकर के हाथ हो जाएगा, मतलब माथा सिकुड़ने लगेगा या बहुत तेज दर्द करने लगेगा, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगेगी, इस तरीके का डिफॉर्मिटी क्रिएट होने लगती है। तो अगर कोई पूछेगा स्ट्रेन किसकी वजह से जनरेट होता है? स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस की वजह से जनरेट होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस की वजह से क्या जनरेट होता है? स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी,
पहले समझो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी में हमने दो वर्ड के मीनिंग याद रखने हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रेस और दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस लगाया गया फोर्स किसी एरिया पर और स्ट्रेन इस फोर्स के द्वारा जनरेट हुआ डिफॉर्मिटी, है ना, जनरेटेड डिफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कभी कोई पूछेगा बताओ बच्चा स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या फर्क होता है, देन व्हाट विल यू गोइंग टू से दैट पर्सन? मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि मैं वापस से कहूं? तो बताओ क्या समझा? सब कुछ गड़बड़ हो गया? पहले कंसेप्ट क्लियर करो, वर्ड को 4 बार बोलो। स्ट्रेस इज डिफरेंट, स्ट्रेन इज डिफरेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ, देखो मैंने कहा कि स्ट्रेस की वजह से आता है स्ट्रेन, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें डिफॉर्मेशन होगा, है ना, डिफॉर्मेशन। अगर नॉर्मली कहना है तो स्ट्रेस एक तरीके का फोर्स है और स्ट्रेन एक तरीके का डिफॉर्मेशन। क्या कहोगी? स्ट्रेस एक तरीके का फोर्स है और स्ट्रेन उससे होने वाला डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन को हिंदी में विकृति कहते हैं और स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल। तो हम डायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे तो तुमको अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो यू विल गेट टू नो दैट प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आकर के लगता है। तो हम इसको लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और यहां पर ये ई है इलास्टिसिटी। तो मैं अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दूं तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा इलास्टिसिटी का? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अच्छा, इलास्टिसिटी, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना और ये सारा का सारा इक्वेशन दिया, इसी बात को कहा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बताओ स्ट्रेस क्या है? एक तरीके का फोर्स है, और स्ट्रेन स्ट्रेन उस फोर्स से होने वाली डिफॉर्मिटी या विकृति है, ठीक है। अब हम इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। अच्छा, इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी एक तरीके का रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो इलास्टिसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेस के। स्ट्रेस भी एक तरीके का क्या है? फोर्स है। तो इलास्टिसिटी भी एक तरीके का फोर्स है, लेकिन ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ये क्या करता है कि जिस भी किसी ऑब्जेक्ट में आ जाता है वो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। क्या करता है? इट ब्रिंग्स टू बैक द ऑब्जेक्ट
इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन, क्लियर है? जिस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है उसके अंदर आती है प्लास्टिसिटी। समझाता हूं, देखो एक वर्ड है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम लोग प्रत्यास्थता या तन्यता भी कह सकते हैं, और दूसरा वर्ड है प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? एक तरीके का रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। और प्लास्टिसिटी क्या है? ये भी एक तरीके का फोर्स है, लेकिन ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। इसके होने की वजह से ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा, अब कोई ऑब्जेक्ट कितने अमाउंट में अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर इलास्टिसिटी कितनी अधिक है ना? जैसे कि हम किसी रबर को खींचे, ठीक है, किसी रबर को ये ऐसे, अभी मान लो ये रबर था और इसको मैंने खींच करके ऐसे बड़ा कर दिया, और अगर मैंने इसको छोड़ने पर ये अगर जितने पोजीशन में था उतने पर वापस आ गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो स्ट्रेस था वो इक्वल था स्ट्रेन के, यानी उसकी जो ई की वैल्यू थी वो 1 है ना? तभी तो जब उसको छोड़ दिया तो वापस से उसी पोजीशन पर आ गया। अगर ई की वैल्यू कम रहती तो हो सकता है कि ये जब रिटर्न होता तो ये कुछ ऐसा बन जाता, है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी मात्रा में रीस्टोर होगी या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी वो किस पे डिपेंड करता है? उसमें स्टोर्ड फोर्स, इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी पर। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में फर्क समझ में आया क्या? जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे ये स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग अभी अपने ओरिजिनल पोजीशन में है, मैंने इस स्प्रिंग को खींच दिया यहां तक, इसमें कुछ फोर्स लगाया और ये इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब जितना मैं इसमें फोर्स लगाते जाऊंगा इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखो 2x लग गया तो फोर्स 2f हो गया, और जैसे ही मैं ये दोनों को निकाल दूंगा ये वापस से कहाँ चला जाएगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना बात याद। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? बताओ स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या फर्क है? हाँ, उस फोर्स से लगने के बाद हुआ डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन। अब हम समझते हैं ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इनके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, स्ट्रेन 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 के मेनली 4 टाइप होते हैं। ठीक है, 4 टाइप, पहले मैं वो चारों लिख देता हूं। एक को हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, अभी मैं समझाऊंगा। दूसरे को कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। तीसरे को कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। और चौथे को कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। क्या कहते हैं? शियरिंग स्ट्रेन, शेयर नहीं, शियरिंग। ठीक है, शेयर में होता है SHARE, लेकिन ये है शियरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन। अब देखो हिंदी में अगर बात करेंगे तो लॉन्जिट्यूडिनल को कहेंगे अनुदैर्ध्य
दैर्घ्य, मैं लिख देता हूं अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुदैर्घ्य। हिंदी याद करना है तो कर लेना, नहीं करना कोई बात नहीं। लेटरल को कहते हैं पार्श्व, वॉल्यूम कहते हैं आयतन, और स्टीयरिंग को कहते हैं अपरूपण, समझ में आया? देखो इसके हिंदी वर्डिंग बड़े खतरनाक है, बेहतर है इंग्लिश में याद रखो, ठीक है। तो बताओ स्ट्रेन के कितने टाइप? 4। अच्छा, क्या लगता है ये चारों किसी तरीके के फोर्स होंगे या फोर्स के द्वारा बॉडी में हुए डिफॉर्मिटी होगी? डिफॉर्मिटी, है ना। तो देखो जब हम लॉन्जिट्यूडिनल की बात करते हैं तो याद रखना, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ में अगर चेंज आए, हम प्रेशर अप्लाई करें और उसका लेंथ में चेंज हो जाए, तो वो कौन से टाइप का स्ट्रेन कहलाएगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे अगर कोई रॉड है लोहे का, ठीक है, लोहे का रॉड है, इस लोहे के रॉड को मैं नीचे से आग दूं, हीट करूं, तो बताओ ये पतला होके ऐसे आगे की तरफ फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? तो इसके लेंथ में चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? तो बताओ हुआ ये चेंज, कौन सा चेंज कहलाएगा, कौन सा स्ट्रेन कहलाएगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसीलिए लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन या स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझा रहे। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ठीक है, कि जो ओरिजिनल शेप रहता है और जो शेप में चेंजेस होता है उसका रेशियो कहलाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसे हम यूनिट लेस कहते हैं, यूनिट लेस क्वांटिटी। अच्छा, क्यों यूनिट लेस है? कैन यू टेल मी? अरे भाई ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि उसके पास यूनिट नहीं, कोई तो रीजन होगी। हाँ हाँ, तो अच्छा बताओ, जैसे मैंने कहा कि भैया ये पहले जो रॉड था वो रॉड पहले 10 मीटर का था, मैंने उसको गर्म किया, अब ये 20 मीटर का हो गया, तो मीटर तो यूनिट है कि नहीं है? सेम यूनिट रहेगा कहाँ का? देखो मैं सिंपल समझाता हूँ, जैसे कि जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ कितना? 10 मीटर का चेंज हुआ ना। जैसे कि यहाँ पे 10 मीटर से 20 मीटर गया, चेंज हुआ 10 मीटर का, मैं ऊपर लिख दूंगा 10 मीटर अपॉन ओरिजिनल शेप कितना था? 10 मीटर, 10 मीटर। अब यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल। बताओ क्या कोई यूनिट बचा इसके पास? ओके, ओके, आई गॉट इट, ठीक है, तो कोई यूनिट नहीं बचा। सेम होने की वजह से यहाँ ये क्या हो जाता है? यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाता है, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाता है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? फटाफट बोल दो 2 बार, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अब बताओ अगर लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है तो कौन से टाइप का स्ट्रेन होगा? ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर मुझे, मैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को LS लिख दूं चलेगा, मुझे फॉर्मूला में फिट करना रहेगा तो मैं क्या कहूंगा कि भाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब मैं अगर मान लेता हूं कि इसकी ओरिजिनल लेंथ की L, तो चेंज इन लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? डेल्टा ऑफ L, है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डेल्टा L अपॉन
डेल्टा एल अपॉन, इतना क्लियर हुआ? ओके। अब दूसरा देखते हैं, लेटरल। लेटरल मतलब पार्स, पार्स मतलब आजू बाजू, आजू बाजू मतलब अगर किसी के डायमीटर में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कि ये कोई मोटा पाइप है, ठीक है, पाइप पानी वाला रहता है, और उस पाइप को हम लोग जो थोड़ा सा दूसरा पाइप अगर इसके अंदर घुसेड़ना रहता है और अगर ये नहीं जाता है, थोड़ा सा टाइट होता है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको आग से आजू बाजू हीट कर देते हैं, और जैसे ही हीट करते हैं तो इसका ना डायमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हचाक से उसके अंदर घुसड़ के घुमा देते हैं, सब ठीक हो जाता है ना? हाँ, तो बताओ, अब ये जो चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये हुआ डायमीटर में, तो इस चेंज को हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन समझ में आया क्या? लेटरल स्ट्रेन, देखो लेटरल स्ट्रेन को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन डायमीटर, डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है, ओरिजिनल डायमीटर। फॉर्मूला क्या लिख देंगे, चेंज इन डायमीटर यानी डेल्टा डी अपॉन डी, है ना? ओरिजिनल मान लिया मैंने डी था, तो चेंज हुआ डेल्टा डी हो गया। इतना क्लियर हुआ? तो लेटरल स्ट्रेन समझ में आया? लेटरल स्ट्रेन समझ में आया ना? नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, देखते हैं वॉल्यूम के बारे में। अब देखो बहुत समझो आराम से, वॉल्यूम में हमें लेंथ भी लेना होता है, ब्रेथ भी लेना होता है, और हाइट भी लेनी होती है ना? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज अगर हम ले लेते हैं तो उसको हम कहते हैं भाई उसका एक वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया है, ठीक है? तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को होता ना वो शादी में खाजा वगैरह भेजने के लिए जो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, हाँ देखा है कि नहीं? हाँ, गिफ्ट वगैरह के लिए वो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उस बॉक्स को अगर एक तरफ से ढकेल दे, ऐसे फोर्स लगा दे, तो वो दूसरी साइड झुक जाता है। जितना फोर्स उधर लगाएगी उतना ही फोर्स वो दूसरी साइड झुक जाएगा। तो इसमें भी मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी। तो मैं मान लो इधर से फोर्स लगाया, मैंने इधर से फोर्स लगाया, तो ये वाला जो सेक्शन था ये थोड़ा सा झुक गया इधर, और ये वाला जो सेक्शन था वो इधर झुक गया। मैं यहाँ कंपेयर करके दिखाऊं, ये ब्लू वाला क्या है, ओरिजिनल है, और रेड वाला जो उसमें डिफॉर्मिटी क्रिएट हुई है ना? तो यानी अगर किसी अगर किसी बर्तन के वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उसे हम कौन सा स्ट्रेन कहेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन यानी वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है? इसको हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन एल, कहां से होगा, लेंथ में थोड़ी चेंज हो रहा है ना, डी, तो डेल्टा वी अपॉन जी, डेल्टा वी अपॉन डी। इतना क्लियर है? अच्छा, सॉरी मैंने लगता है एक चीज गलत बता दिया, ये तो शेयरिंग में होना चाहिए कि शेयरिंग में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो ये मैंने ना एग्जांपल गलत दे दिया है, एक्चुअली में इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं समझाता हूँ वैसे, मुझे थोड़ा सा देखो, इसमें ना वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। अगर पहले इसमें मान लो 5 लीटर पानी अटका था, ठीक है, तो इधर से मैंने फोर्स लगाया, जितना फोर्स इधर से लगाया यानी जितना ये इस साइड झुका उतना ही इस साइड भी झुक गया है ना? उतना ही इस साइड झुक गया है, तो अभी भी इसमें 5 लीटर ही पानी अटेगा, इसके वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन चेंज हुआ है इसके साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। समझ आ रहा है क्या? इसके शेप में चेंज हुआ है। तो जब ऐसा कभी हो ना कि शेप में चेंज हो जाए तो उसे हम शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग मतलब शेप में चेंज होना, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, शेयरिंग, ठीक है? शेयरिंग स्ट्रेन इसे कहेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन, इसका ये नहीं लिखेंगे, ये हटा देना। चेंज इन शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। हाँ ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ, कौन सा एक पीडीएफ निकालने वाला है।
ठीक है, मैं पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, ये एग्जांपल था शेयरिंग का, शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। यही जो है डेफिनेशन भी देता है स्ट्रेन का। ठीक है, यही डेफिनेशन किसका देता है, स्ट्रेन का, है ना। स्ट्रेन के डेफिनेशन में हमने यही तो देखा था, है कि नहीं। हाँ, यही शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेन का डेफिनेशन भी देता है। ठीक है, तो ये शेयरिंग समझ में। अच्छा, वॉल्यूम वाला समझा देता हूँ। देखो, वॉल्यूम वाला ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे एक गिलास है, ये जो है 2 लीटर का है, ठीक है, 2 लीटर का गिलास है। मैंने इसको इधर से मार मार के पचका दिया, इसका इधर वाला सेक्शन उठ गया अंदर से। अब बताओ, क्या अब भी इसमें 2 लीटर पानी हटेगा, नहीं। अच्छा, ये कौन लोग करते हैं, तो कभी अगर मिट्टी का तेल छुड़ाने के लिए वहां पे कोटे वगैरह पे गई है, मतलब मिट्टी का तेल होता है, जानती कि नहीं, कैरो कैरोसिन, घासलेट, जो भी कहना है कह लो। हाँ, तो पहले जो कोटेदार होता है, अभी मतलब अभी जो कोटेदार होता है, अभी तो उतना मिट्टी का तेल लोग नहीं लेते क्योंकि गैस आ गया है। पहले क्या करते थे कि वो लोग, उनका ड्रम रहता था, अब उस ड्रम में से मिट्टी का तेल निकालने के लिए उनका ये ऐसा थोड़ा सा ये बना रहता था, है ना, ऐसा रहता था। हाँ, ये लोग क्या करते थे, नीचे से मार मार के इसको यहाँ तक पहुंचा देते थे। और 5 लीटर मान लो इसको निकाल के, क्योंकि ऐसा मेजरमेंट करने वाला रहता था, कुछ रहता नहीं था, लोग अपना डब्बी डुब्बा लेकर जाते थे, है, मान लो तुम्हारा ये 5 लीटर का डब्बा लेकर गए हो, ठीक है, और इसमें वो भरेंगे, और ये भी 5 लीटर का है। तो जब ये एक डुबकी मार के इसमें से निकालेगा ना, तो इसके साथ तेल आएगा 4.5 लीटर, आधा लीटर तो कुछ ये लड़ा देगा, गिरा देगा निकालने में, और कुछ ये अंदर से मार मार के जो पचका दिया रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके वॉल्यूम में चेंज हो गया, और वॉल्यूम में हुआ चेंज क्या कहलाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन याद रखना, शेयरिंग स्ट्रेन में वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, उसके लेंथ में चेंज हो सकता है, ब्रेथ में चेंज हो सकता है, हाइट में चेंज नहीं हो पाता है नॉर्मली, क्योंकि अगर हाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हाइट में चेंज हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम घटा देगा, है ना। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये था, अंदर से इसको ऐसे मार के पचकाया, तो ये क्या हुआ, इसका हाइट थोड़ा सा घटा दिया ना, है ना। तो अब इससे ये क्या हो गया, इसके वॉल्यूम में चेंज हो गया। वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से उन लोग को फायदा मिल जाएगा, कहाँ उसे 5 लीटर तेल देना था, अब 4.5 लीटर दे देगा, 50 आधा लीटर वो खुद बेच देगा, है ना। ठीक है, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन क्लियर हो गया, सारा का सारा स्ट्रेन क्लियर हो गया। बताओ, स्ट्रेन और स्ट्रेस में क्या फर्क होता है। स्ट्रेस एक तरीके का फोर्स है, और स्ट्रेन एक तरीके का डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, तो कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन 4, कौन कौन से, लॉन्जिट्यूडिनल, लैटिट्यूड विट्यूड नहीं, लॉन्जिट्यूडिनल, यहाँ ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल। उसके बाद लेटरल, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग। अब देखो, जब कभी भी हम ये लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो निकालते हैं, यानी कि ऐसे लिखते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो इसको कहते हैं पॉइजन रेशियो। क्या कहते हैं,
पॉइजन रेशियो। पॉइजन ये साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक रेशियो दिया था। देखो एग्जाम में ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछता है, खाली नाम दिख देगा कि पॉइजन रेशियो किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, या ऐसा वाला चीज दे देगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, 4 ऑप्शन दे देगा, हुक्स, पॉइजन, ये वो दुनिया भर के दे देगा, उसमें से तुम्हें पहचानना रहेगा। पॉइजन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू इसको क्या कहते हैं, न्यू, ठीक है, न्यू 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 न्यू, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, इस न्यू का अगर फॉर्मूला बनाना रहेगा तो कैसे बनेगा, न्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब कि चेंज इन डायमीटर। अब देखो यहाँ पर मैंने तुमको हर चीज बढ़ते हुए दिखाया है, जरूरी नहीं कि बढ़ेगा, ये घट भी सकता है। मान लो कि कोई मोटा पाइप था, हाँ मार दिया हचाक से, वो पचक गया तो घट गया, है ना। हाँ, तो लेटरल स्ट्रेन का क्या हो जाता है, चेंज इन डायमीटर यानी डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल का क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू एल डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बताओ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या देता है, न्यू। न्यू को क्या कहते हैं, पोजीशन नहीं रहे, पॉइजन, पॉइजन, ठीक है, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 4 तरीके के हमने स्ट्रेस देख लिया, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, एक तरीके का फोर्स है, याद रखना है इसका। स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बताओ क्या स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस यूनिट लेस होगा या इसमें कुछ यूनिट होगी, यूनिट होगी, क्या यूनिट होगी इसकी, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, फोर्स का होता है न्यूटन, तो फिजिक्स को छोड़, और एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर। तुम ना सी सेट भी छोड़ दो, ठीक है। स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो सिंपल, क्योंकि ये फोर्स है तो ये फोर्स कहाँ कहाँ लग सकता है, इसमें ना 3 टाइप होते हैं। देखो 3 टाइप क्या क्या होता है, पहला जिसको हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं परपेंडिकुलर स्ट्रेस, परपेंडिकुलर स्ट्रेस। तीसरों को हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। बताओ जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं फोर्स लगाऊं, कैसे फोर्स लगाऊं, तो उसके लेंथ में, उसके लेंथ को खींचूं, जैसे कोई रस्सी है, रस्सी, रस्सी तो सब बच्चे लोग मिलकर रस्सी खींचते हैं वाला देखा है क्या खेल, हाँ, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो इसमें वो लोग फोर्स किसमें लगाते हैं, इस रस्सी की लेंथ की तरफ, है ना, वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में रस्सी का खींचना, रस्सी का खींचना, ये कौन से टाइप का स्ट्रेस हुआ, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या है,
लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। हाँ, अगर लेंथ की तरफ हम लोग फोर्स लगाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ की तरफ हम फोर्स लगाएं, लेंथ की तरफ, तो उस स्ट्रेस को हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ एल एस इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स यहाँ चेंज नहीं होता है, क्या इसमें चेंज हो रहा है कहीं, ये एक तरीके का खाली फोर्स है, इसकी वजह से जो चेंज आएगा उसे हम स्ट्रेन कहते हैं, और स्ट्रेन हमने पढ़ लिया है। अब ये बताएगा कि फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, बस उसको समझो। तो ये कह रहा है कि ये फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ में, अब उसमें चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो इसका स्ट्रेस से कुछ लेना देना नहीं, ये सिर्फ फोर्स लगा देगा। क्या कर देगा, फोर्स लगा देगा, ठीक है, फोर्स लगा देगा। तो बताओ, जब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस किसे कहेंगे, जब कभी फोर्स लेंथ की तरफ लगेगा, किसी की लेंथ को बढ़ाने के लिए फोर्स लगेगा, तब उसमें कहलाएगा कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है। जैसे ये रबर है, रबर को खींचा, इसके लेंथ में चेंज हुआ, मतलब रबर को तोड़ दो, ठीक है, रबर को तोड़ दो ऐसे, और एक साइड से खींचो तो उसका लेंथ में चेंज होगा, तो चेंज हुआ, ये तो स्ट्रेन है, लेकिन जो फोर्स लगा वो स्ट्रेस है। समझ आया क्या? हाँ, तो बताओ, लेंथ की तरफ लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का होगा न्यूटन और लेंथ का होगा मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। इतना क्लियर हुआ? अब परपेंडिकुलर वाला कब होगा, जब कभी भी फोर्स हम 90 डिग्री लगाएंगे, जैसे कि झूला झूला है कभी, हाँ, तो झूला झूलते टाइम जब हम बैठते हैं, ठीक है, बैठते हैं, तो हम फोर्स लगाते हैं एक तरीके का उस झूले के पैड पर, परपेंडिकुलर, सीधा ही बैठ जाते हैं, हमारा पूरा का पूरा पैर जो है, या तो हम खड़े हो जाएंगे इस पर या तो हम बैठ जाएंगे, तो ये फोर्स कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर। और ऐसी सिचुएशन में लगा हुआ फोर्स, ऐसी सिचुएशन में लगा हुआ फोर्स क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर स्ट्रेस, परपेंडिकुलर स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया में लगता है, ऐसा नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है, ये एक एरिया में लगता है, इसलिए इसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन ये फोर्स कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो, नॉर्मली तीसरा क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब कि अगर हम थोड़े से उसके, टेंजेंट क्या होता है कि जैसे कोई सर्कल है तो इस पॉइंट पर मारो और यहां से लाइन मारो, तो ये टेंजेंट है, मतलब एक ना तो परपेंडिकुलर रहेगा, तिरछा फोर्स, समझ में आता है क्या, तिरछा फोर्स। हाँ, जैसे अगर मैं कहूं कि पेंसिल छीलना है तुमको, पेंसिल छीलना है ना, तो पेंसिल है, पेंसिल जब हम कटर में डाल के छीलते हैं, कटर रहता है इसमें डाल के छीलते हैं, तो ये साइड साइड से छिल जाता है कि नहीं छिल जाता है, साइड साइड से, तो ये जो लगा फोर्स ये क्या है, तिरछा लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। तो जब कभी भी फोर्स टेंजेंशियल लगेगा, या सब्जी छीलते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा छीलनी रहता है उसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, हाँ, तो सब्जी छीलते टाइम, पेंसिल छीलते टाइम जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि फोर्स पर यूनिट टेंजेंट कहलाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेंजेंट। अब देखो, इसमें से ये सब ज्यादा पूछेगा नहीं, खाली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, और ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेन कितने टाइप का होता है और स्ट्रेन यूनिटलेस होता है। अब यहाँ से कुछ स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों को कंबाइन करके कुछ रेशियो बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, बताओ, एक तरफ मैं लिखा स्ट्रेन,
और एक तरफ लिखा मैंने स्ट्रेस। स्ट्रेन कितने टाइप का, कौन कौन सा, 4, लॉन्जिट्यूडनल, लेटरल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग। और स्ट्रेस कितने टाइप का, 3, कौन सा, लॉन्जिट्यूडनल, परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल। ठीक है। अच्छा बताओ, लेटरल अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन रेशियो। अब देखो मजा, अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कभी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को लेंगे और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को लेंगे, इसका एक रेशियो बना देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर स्ट्रेस को लेंगे और वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन को लेंगे, इसका एक फॉर्मूला बना देंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस को लेंगे और शियरिंग स्ट्रेन को लेंगे, इसका एक फॉर्मूला बना देंगे। समझते हैं क्या होता है। जब कभी भी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये याद रखें, कुछ लॉ उसने यही कहा था। ठीक है, तो जब कभी भी ऊपर क्या रहेगा, हमेशा स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो, तो इसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब अगर मैं कहूं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कहता है कि भाई लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों एक ही लेंथ नहीं लेता हूँ, छोटा बड़ा ले लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक इसको ले लेता हूँ कैपिटल एल और इसको ये है ना, और ऊपर वाला लेंथ का ये रहेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन एल इंटू डेल्टा, यही है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस। इसमें एग्जाम में तुमको सिर्फ यही पूछेगा, फॉर्मूला दे देगा, कहेगा कि इनमें से यंग्स मॉडुलस कौन सा फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस कौन से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, इतना क्लियर हुआ। अब अगर दूसरी चीज क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस, परपेंडिकुलर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, तो इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। वॉल्यूम से कैसे याद रखना, वॉल्यूम में कोई चीज, वॉल्यूम में जैसे कि कोई दौरी है या कोई बॉक्स है, उसमें हम कोई चीज भरेंगे तो बल्क में आ जाएगा, है ना। तो जब कभी भी वॉल्यूम का कंसेप्ट आ जाए तो समझ लेना वो बल्क मॉडुलस है, मतलब एक साथ बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, कि यहां से हम देखेंगे, देखो पहले याद रखना, परपेंडिकुलर स्ट्रेस है अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन, फॉर्मूला निकल जाएगा कि नहीं, बताओ। परपेंडिकुलर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है,
भाई स्ट्रेस है तो फोर्स, और परपेंडिकुलर वाले में एरिया अपॉन वॉल्यूम, स्ट्रेन में तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो यानी बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा इसके पास, यानी एफ वी अपॉन ए डेल्टा ऑफ वी, ये हो गया बल्क मॉडुलस। और वैसे ही जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन कर देंगे तो वो देता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या देता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एन को थोड़ा सा खींच के उसका पोंछ निकाल दो, नीचे हो जाता है ईटा, है ना। ईटा, ईटा हो जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। इसमें खास तौर पर कोई फॉर्मूला मतलब कि ऐसा देता नहीं है, क्योंकि इसका भी कुछ समझ में नहीं आता कि भाई अच्छा लिखेंगे क्या, टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे, और शेयरिंग वाले में भी कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो शेप में चेंजेस होता है ना, पता चलता है कि भाई लेंथ में हो रहा है या वॉल्यूम में हो रहा है प्रॉपरली, मतलब कि हाइट में हो रहा है या ब्रेथ में हो रहा है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, इलास्टिसिटी। ये लॉ किसने दिया था? रॉबर्ट, रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट। अच्छा, जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आया ना तो लोगों ने कहा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी वस्तु कितना रिजिड है, यानी उसको कितना अधिक तक हम खींच सकते, खींचते 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 एक वक्त आएगा कि वो उखड़ जाएगा, है ना। कोई इंसान रहता है बहुत रिजिड होता है अपने नेचर से, उसको तुम एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, धीरे 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 बोलते बोलते वो एक बार ऐसा आता है कि वो सुन ही लेता है किसी बात को, है ना। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसी तरीके से देखा गया कि ये जो बल्क मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस का एक उल्टा निकाला गया, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। ये रिलेशन कई बार पूछा हुआ है कि कंप्रेसिबिलिटी, 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 कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, बल्क, बस ये रिलेशन याद रखना भैया। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में क्या रिलेशन है? तो उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर किसी की कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी तो बल्क मॉडुलस घटेगा। अब अगर ये समझना है भाई बल्क मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, उसके लिए हमें जो है बीएससी वाला जो फिजिक्स रहेगा उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें पढ़ना वही है, तो हमें ये रिलेशन याद रखना है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में इनवर्स रिलेशन होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हमेशा ऊपर रहता है, याद रखना। और जब कभी भी हमारा परपेंडिकुलर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाए तो वॉल्यूम मतलब बल्क में आ गया, बल्क मॉडुलस हो जाएगा। और वैसे नॉर्मल अगर लॉन्जिट्यूडिनल लॉन्जिट्यूडिनल रहेगा तो यंग हो जाएंगे, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। इतना चीज टॉपिक क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।